बच्चों, अब मैं बात करता हूँ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। जैसे आप जानते हो कि ब्रेन में सबसे ऊपर क्रैनियम है जो बोन से बना हुआ है। क्रैनियम के कुछ नीचे इस सतह पर ये ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन है। और इसके बीच में जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को यहाँ पर मैनिंग्स कहते हैं। MENINGS, मैनिंग्स। एस बहुत सारा होगा तो एक होगा तो मैनिंग और बहुत सारा है तो मैनिंग्स कहते हैं। यानी यहाँ पर 3 सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं और इन आवरणों को मैनिंग्स कहते हैं। ये वास्तव में जो मैनिंग्स है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। मैनिंग्स सुरक्षात्मक कार्य करेगा और विभिन्न प्रकार के प्राणियों में अलग अलग प्रकार के मैनिंग्स होंगे। मनुष्यों को बताने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्राणी जगत में और भी जो प्राणी हैं उनमें, जैसे मछली, फिश, तो फिश में जो मैनिंग्स है वो एक है। तो मछली में एक आवरण ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। मछली में एक आवरण ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और इस आवरण का नाम है पाया मैटर। इसे पाया मैटर कहते हैं। तो एक आवरण है और आवरण का एग्जाम्पल्स में नाम है पाया मैटर, इसीलिए ये मैनिंग कहलाता है। इसे MENING मैनिंग कहते हैं कि ये सिंगुलर है। प्लूरल होता बहुत सारा तो मैनिंग्स हो जाता। दूसरा, ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ग्रुप आ जाते हैं दूसरे में, जैसे बर्ड्स हैं या एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है या बर्ड्स है। इनमें ब्रेन में मैनिंग्स की संख्या आवरण के रूप में 2 है। यानी इसमें 2 आवरण है। कौन कौन सा? तो एक आवरण है पाया एरिकनॉइड। समझ लेना, पाया एरिकनॉइड। ये एरिकनॉइड नहीं है, इसका नाम है पाया एरिकनॉइड। ये जो है ये आवरण केवल इन्हीं प्राणियों में होता है और इंसान में इससे मिलता जुलता एक नाम मिलता है एरिकनॉइड। वो स्तनधारियों में ही होता है और बाकी प्राणी में नहीं होता है। दूसरा आवरण है डूरा मैटर। इसे हिंदी में दृढ़ तानिका, क्योंकि ये दोहरी होती है और मजबूत होती है, इसे दृढ़ तानिका के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें 2 मैनिंग्स पाए जाते हैं। और तीसरे में हम ह्यूमन की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, या इसमें इन जनरल मैमल्स की बात करते हैं। तो मैक्सिमम मैमल्स में या मनुष्य में जो मैनिंग्स है, उस मैनिंग्स का मतलब सुरक्षात्मक आवरण, इट मीन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, यानी मस्तिष्क का प्रोटेक्टिव आवरण है। और ये जो मैनिंग्स है मस्तिष्क का प्रोटेक्टिव आवरण, इसकी संख्या 3 है। कौन कौन सी मैनिंग्स है? तो संख्या 3 है और इनका नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे डूरा मैटर पहला नाम,
डूरा मैटर, हिंदी में दृढ़ तानिका। दूसरा एरिकनॉइड। बच्चों यही मैं बात आपको समझा रहा था कि जो एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड्स में पाया एरिकनॉइड है, ये अलग नाम है, और एरिकनॉइड केबल और केबल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, तो एरिकनॉइड नाम है इसका। ये अलग है, ये अलग है। एरिकनॉइड को जाल तानिका कहते हैं, जाल तानिका। और तीसरा पाया मैटर, पाया मैटर, इसे मृदु तानिका कहते हैं, मृदु तानिका। इस प्रकार से 3 नाम हो गया, दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृदु तानिका, या इंग्लिश में डूरा मैटर, एरिकनॉइड, पाया मैटर। इससे मैं आप एक्सप्लेन के तौर पे बताऊंगा कि किस प्रकार से ये आवरण बने होते हैं और कौन कौन से द्रव्य इसमें पाए जाते हैं और ये किस प्रकार से सुरक्षात्मक रूप में कार्य करता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ ह्यूमन। अब मैं बात करूंगा कि ह्यूमन के जो ब्रेन है उसमें जो मीनिंग्स है वो किस टाइप के हैं। वो तो आपने देख ही लिया 3 टाइप के हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो रियल में क्या होता है कि ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और ये डबल लेयर के फॉर्म में होता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है डूरा मैटर। एक होता है ऐसे, इसका नाम होता है एरिकनॉइड, और एक होता है ऐसे, उसका नाम होता है पाया मैटर। अब ये स्ट्रक्चर तो काफ़ी कंफ्यूजिंग फॉर्म में है, इसी को सिंपल फॉर्म में इसमें से एक पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ये ब्रेन के पार्ट में अलग से ड्रॉ करूँगा। अभी मैं केवल मैनिंग वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो नाउ वी एक्सप्लेन द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। दिस इज द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एंड इसमें कुछ रीजन में स्वेलिंग फॉर्म, अपरिप्ट फॉर्म होता है। ये स्वेलिंग नहीं है, अपरिप्ट है, और ये नेचुरल कंडीशन में होता है, और ये 2 मेम्ब्रेन के रूप में बने होते हैं। इसको बोलते हैं इंडोस्टिल, इंडोस्टाइल, और इसको बोलते हैं मैनिजियल, मैनिजियल। अब ये 2 जो स्ट्रक्चर है, इंडोस्टाइल और मैनिजियल, इनके बीच में आप देख रहे हो कि ये डबल मेम्ब्रेन फॉर्म है, और इस स्ट्रक्चर को डूरा मैटर कहते हैं, डूरा मैटर, हिंदी में दृढ़ तानिका। एंड ये जो फैला हुआ स्ट्रक्चर है इसे क्रैनियल वेनस साइनस कहते हैं। ये पूरा मतलब ये क्रैनियल वेनस साइनस, ये भी क्रैनियल वेनस साइनस, दैट इज होल पार्ट इज क्रैनियल वेनस साइनस। अब देखो, यानी एक छोटा सा पार्ट का ये बड़ा रूप हो गया, और आपने देख लिया कि डूरा मैटर जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन के रूप में बने होते हैं, डबल लेयर के रूप में बने होते हैं। इसके जो अपर लेयर होते हैं ऊपर की तरफ, वो होते हैं इंडोस्टाइल के रूप में, और लोअर रीजन मैनिजियल के रूप में। अब देखो, अब इसमें बीच में बहुत ही नेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कभी आप ऐसा मान लो कि पीपल के पत्ते सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसमें उसके ऊपर का लेयर हटने के बाद एकदम ट्रांसपेरेंट जाल, नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको पीपल के पत्ते में दिखता है, वैसा ही नेट लाइक स्ट्रक्चर ये हैं, और ये इसके पास आकर के इस तरह के विलाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये ऐसे करके आगे की ओर चले जाते हैं। अब ये जो इस रीजन पे विलाई बनाते हैं, इससे आने वाले समय में आप देख पाओगे कि किस तरह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें से पास आउट होते हैं, और ये जो विलाई जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको एरिकनॉइड विलाई कहते हैं, एरिकनॉइड विलाई, इट्स नेम इज एरिकनॉइड विलाई। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका नाम है, ये पहला डूरा मैटर हो गया और इसका नाम है एरिकनॉइड। एरिकनॉइड जो स्ट्रक्चर है ये सेकंड स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर केवल मैमल्स में ही पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग में एंड मैमल्स में। और थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से सल्की एंड गायरी, यानी अप एंड डाउन के फॉर्म में ऐसे जा रहे हैं, और ये ब्रेन के साथ कनेक्ट रहेगा, और इस स्ट्रक्चर का नाम है थर्ड स्ट्रक्चर पाया मैटर, पाया
मैटर, दैट मीन्स डूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पाया मैटर। फोल्डेड फॉर्म में है ये पाया मैटर। अब इसमें इसका कोई नाम नहीं है स्पेसिफाइड फॉर्म में, ये ब्रेन के साथ ही अटैच रहेगा, यानी ये ब्रेन के साथ टच रहता है। अब देखो इसका मतलब है डूरा मैटर डबल मेम्ब्रेनस या डबल लेयर के फॉर्म में होता है और अपर लेयर को इंडोस्टाइल एंड इनर लेयर को मेनिंजियल कहते हैं। जो इसमें फैला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्रैनियल वेनस साइनस कहते हैं। और इसमें से एरिकनॉइड जब आता है तो इस रीजन पे विलाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसे एरिकनॉइड विलाई कहते हैं। और इस पाया मैटर में ब्रेन से टच रहता है, दैट मीन्स पाया मैटर जो होता है टच टू ब्रेन, टच टू ब्रेन, ये ब्रेन से टच करेगा, स्पर्श करेगा। और ये जो डूरा मैटर होता है ये टच टू क्रैनियम, ये क्रैनियम को टच करता है, यानी ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट में क्रैनियम है तो क्रैनियम के ठीक नीचे डूरा मैटर होता है। ये तीनों जो स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए बहुत ही काम का है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सो इट कॉल्ड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और दिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज इन जनरल से मैनिंग्स, दैट मीन्स द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मैनिंग्स एंड लोअर रीजन पे ब्रेन होगा। अब देखो डूरा मैटर और एरिकनॉइड के बीच में जो ये प्लेस है इसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। और एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है इसे सब एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो स्पेस होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब ड्यूरल स्पेस किसे कहते हैं तो आप कह सकते हो कि इन बिटवीन किसके किसके बीच में, तो डूरा मैटर एंड एरिकनॉइड, डूरा मैटर एंड एरिकनॉइड, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और इनके बीच में एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है सब एरिकनॉइड स्पेस। तो इन बिटवीन एरिकनॉइड एंड पाया मैटर इज कॉल्ड सब एरिकनॉइड स्पेस, इसका नाम है सब एरिकनॉइड स्पेस। दो स्पेस है। अब ध्यान देना, ये जो एरिया है इस एरिया में ऐसा नहीं कि वैकेंट है, ये एरिया अलग अलग प्रकार के लिक्विड से भरा हुआ है और ये लिक्विड बहुत ही स्पेसिफाइड फंक्शन में काम करता है, प्रोटेक्शन में, पैथोजन को किल करने में, बॉयंसी मेंटेन करने में एक्सेट्रा। तो इसमें जो लिक्विड है इस सब ड्यूरल स्पेस में, इसमें लिक्विड भरा हुआ है सेरस लिक्विड, सेरस फ्लूइड भरा हुआ है, यानी इस क्षेत्र में, इस रीजन में सेरस फ्लूइड भरा हुआ है। और ये जो दोनों रीजन देख रहे हो इसके बीच में सब एरिकनॉइड स्पेस, इसमें जो लिक्विड है वो है CSF, फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हिंदी में ट्रॉमस्टिक्स द्रव्य कहते हैं। दैट मीन्स इन दिस रीजन CSF इसमें भरा हुआ है। और इन दोनों का अलग अलग स्पेसिफाइड फंक्शन है, जिसे मैं अभी बताऊंगा फंक्शन के क्लास में कि सेरस फ्लूइड का क्या फंक्शन है और CSF का क्या फंक्शन है। बच्चों आपने देखा कि ब्रेन में सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं और ब्रेन में जो सुरक्षात्मक आवरण होता है उसे मैनिंग्स कहते हैं। मैनिंग्स मतलब सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक से बना होता है। इसे आप सिंपली समझें कि ये हमारा ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, और क्रेनियम के नीचे ये ब्रेन है और इस जगह पे ऐसे सुरक्षात्मक आवरण है। ये आवरण दोहरी आवरण है, ऐसा पहला सबसे ऊपर
और इसके बाद दूसरा आवरण ये है, और तीसरा आवरण ये है, यानी इसे डूरामेटर, इसे एरिकनॉइड, इसे पायामेटर कहते हैं। दृढ़तानिका, जालतानिका, मृदुतानिका, और ये है हमारा ब्रेन। यानी ब्रेन के और क्रेनियम के बीच में जो सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, इन्हीं आवरणों को मैनिंग्स कहते हैं। इन्हीं आवरणों का नाम है मैनिंग्स। अब इसको कोई एक पार्ट ले लेते हैं, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, एक को समझ लो, बाकी पूरा एक जैसा ही है। तो ये छोटा सा पार्ट मैंने डूरामेटर के रूप में बनाया है। तो ये डूरामेटर का पार्ट है, और इस डूरामेटर के पार्ट में सबसे बाहर का लेयर है ये, इसके बाद एरिकनॉइड है, फिर पायामेटर है। यानी डूरामेटर जो है ये सबसे बाहरी आवरण है, और एरिकनॉइड जो है ये मध्य आवरण है, और पायामेटर जो है सबसे निचला आवरण है। अब हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बाहर जो क्रेनियम को स्पर्श करता है वो डूरामेटर के आवरण, इसके बाद मध्य आवरण एरिकनॉइड, और सबसे निचला आवरण पायामेटर। ये सीक्वेंस फिक्स है, ये बाहर से अंदर की तरफ, ये बाहर से अंदर की तरफ, और ये आवरण जो है पायामेटर ये ब्रेन को स्पर्श करेगा, और डूरामेटर जो है ये क्रेनियम को स्पर्श करेगा। यानी डूरामेटर क्रेनियम को स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, और ये पायामेटर ब्रेन को स्पर्श कर रहा है। इसे याद रखने के लिए एक सीक्वेंस है DAP सीक्वेंस याद रखिए। जैसे आपको पता है कि खाद एक होता है उर्वर जो खेत में डाले जाते हैं, DAP कहते हैं, और उसी खाद का सीक्वेंस यहाँ पर काम आएगा। डूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर, 3 पूरे आवरण हो गए। अब एक एक करके इसे समझें। ये डूरामेटर जो आप देख रहे हो, ये डूरामेटर बीच बीच में ऐसे थोड़े से अपरिप्ट उभरे हुए हैं, इसे क्रेनियल वेनस साइनस कहते हैं, और कई क्रेनियल वेनस साइनस बन सकते हैं। मैं इसमें से एक हिस्से को लिया हूँ। इधर भी बनेगा क्रेनियल वेनस साइनस, यानी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ दोनों साइड में इसके उभार पाए जाते हैं, डमरू जैसा। इसके 2 लेयर हैं, इसके बाहर वाले हिस्से को इंडोस्टिल और अंदर वाले हिस्से को मेनिंजियल बोलते हैं। डूरामेटर यही है। इसके बाद मध्य आवरण एरिकनॉइड, इसमें जहाँ स्पर्श कर रहा है क्रेनियल वेनस साइनस के पास, उसे एरिकनॉइड विलाई कहते हैं। और सबसे अंदर, सबसे नीचे कुछ उबार है, कुछ अंदर की तरफ डाउन है, अप एंड डाउन स्ट्रक्चर होते हुए अंदर की तरफ ब्रेन से स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर ब्रेन पाए जाते हैं, और ब्रेन को स्पर्श करते हुए पाया जाता है। और हमारा ब्रेन भी इस प्रकार के उभरे हुए और थोड़े से अंदर की तरफ धसे हुए संरचना में होते हैं। ब्रेन देखने में अखरोट के समान होता है, जैसा अखरोट को फोड़ोगे, खोलने पर जैसा अखरोट दिखता है, वैसा ही ये ब्रेन की संरचना आपको दिखाई देगा, और ये सुरक्षात्मक आवरण उसके साथ लगा हुआ है। तो ये पायामेटर है। अब एक एक करके सभी संरचनाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है, ध्यान दो। सबसे बाहर है डूरामेटर। ये सबसे बाहरी आवरण है। ये इलास्टिक यानी लचीला होगा, सेमी सॉलिड अर्धठोस है, सेमी सॉलिड रूप में है। इसके बाद ये डबल फॉर्म में है, डबल लेयर के फॉर्म में है। डबल लेयर में जो बाहर का आवरण है, बाहर की तरफ, उसे इंडोस्टिल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ है उसे मेनिंजियल कहते हैं, मेनिंजियल। इस पूरे आवरण तीनों का नाम है मेनिंज, और इसका नाम मेनिंजियल है। तो थोड़ा शब्द अंतर है, इससे आप समझ रहे हो। तो डूरामेटर दोहरे आवरण से बना हुआ संरचना है, जिसमें इलास्टिक होगा, यानी लचीलापन इसमें बहुत है।
सेमी सॉलिड रूप में पाए जाएंगे, डबल लेयर के रूप में होंगे। इंडोस्टील और मेनिंजियल दो संरचनात्मक कड़ी से बना हुआ है और ये बीच बीच में उभरा हुआ है कहीं कहीं। जो बीच बीच में उभरा हुआ संरचना है, इस संरचना को क्रैनियल वेनस साइनस कहते हैं। क्रैनियल क्योंकि क्रैनियम को टच कर रहा है इसलिए क्रैनियल वेनस साइनस, साइनस मतलब यहाँ गुहानुमा संरचना, तो इसे क्रैनियल वेनस साइनस कहते हैं। तो आपने देखा कि डूरामेटर एक ऐसा आवरण है जो क्रैनियम को स्पर्श करता है, इसके बीच बीच में फैले हुए संरचना को क्रैनियल वेनस साइनस कहते हैं। कई क्रैनियल वेनस साइनस पाए जाते हैं और इसमें द्रव्यों का आवागमन होता है, जिसमें सरस द्रव्य हो, CSF नाम के द्रव्य हो, इसके अंदर से क्रैनियल रीजन के जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें जा सकते हैं, जिसको मैं अलग से बताऊंगा। और ये डूरामेटर का आपने संरचना देखा। दूसरा आवरण है एरिकनॉइड। एरिकनॉइड केबल स्तनधारियों में पाए जाते हैं। केबल स्तनधारियों में इंक्लूड ह्यूमन, क्योंकि मनुष्य भी स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत है, तो ह्यूमन, क्योंकि आपको ह्यूमन बीइंग ही पढ़ना है आपके टॉपिक में, तो केवल स्तनधारियों में एरिकनॉइड पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, पाए जाते हैं। ये जाल नुमा होता है, इसलिए इसे हिंदी में जाल तानिका कहते हैं। इसमें भी जो क्रैनियल वेनस साइनस है, क्रैनियल वेनस साइनस, ये किसका है? ये डूरामेटर का है। तो क्रैनियल वेनस साइनस जो डूरामेटर का है, उस क्रैनियल वेनस साइनस के पास, उस क्रैनियल वेनस साइनस के पास एरिकनॉइड, एरिकनॉइड अंगुली के समान, अंगुली के समान या विलाय रूपी संरचना बनाते हैं, विलाय रूपी संरचना बनाते हैं। और इस विलाय रूपी संरचना को, ये जो विलाय रूपी संरचना यहां पर बन रहा है अंगुली रूपी, इसे एरिकनॉइड विलाय कहते हैं। विलाय रूपी संरचना बनाते हैं जिसे एरिकनॉइड, एरिकनॉइड विलाय कहते हैं, एरिकनॉइड विलाय कहते हैं। अब देखो, डूरामेटर और एरिकनॉइड के बीच में, ये जो डूरामेटर है और ये एरिकनॉइड है, इसके बीच में सब ड्यूरल स्पेस होते हैं, यानी डूरामेटर और एरिकनॉइड के मध्य में सब ड्यूरल स्पेस पाए जाते हैं। इसके मध्य में सब ड्यूरल स्पेस है और इस स्पेस में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा हुआ है जो चिपचिपा और अर्धठोस होगा। इस प्रकार के द्रव्य को सेरस द्रव्य कहते हैं। और सेरस जो द्रव्य है, इस द्रव्य का मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क को, यानी हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन को बाह्य आघातों से बचाना, बाह्य आघातों से बचाना। ये हमारे ब्रेन के अंदर डूरामेटर और एरिकनॉइड के बीच में पाए जाने वाला द्रव्य है सेरस द्रव्य, जिसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो सब ड्यूरल स्पेस में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? सेरस द्रव्य। और सेरस द्रव्य का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेन को बाह्य आघातों से बचाना। जैसे ये क्रैनियम है, इस क्षेत्र में कोई चोट लगा तो ये जो जर्क है, झटका, ये जब ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन तक जाने के पहले उस आघात को कम करने का काम करेगा इस सेरस द्रव्य के द्वारा। और सेरस द्रव्य इस प्रकार से बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करेगा और रासायनिक संतुलन द्वारा मस्तिष्क के अंदर का जो प्रेशर है उससे मेंटेन करेगा। यानी मस्तिष्क तक जाने के लिए जो क्रैनियम और मस्तिष्क के बीच के जो आवरण है, उनके मध्य जो दाब है या प्रेशर है, उस प्रेशर को भी ये सामान्य बनाता है, सामान्य बनाता है। तो ये इसका कार्य है। तीसरा आवरण यहां पर पाया मैटर, पाया मैटर, ये सबसे आंतरिक आवरण है, आंतरिक आवरण। और यह ब्रेन को स्पर्श करता है, ब्रेन को स्पर्श करता है। तो ब्रेन को स्पर्श करेगा और ब्रेन को स्पर्श करने के लिए इसमें
थोड़े से उभार होते हैं और थोड़े से डाउन होते हैं। तो अप एंड डाउन, इसमें अप एंड डाउन संरचना पाए जाते हैं। जो अप होता है उभार, इसमें वो ब्रेन के साथ ही होगा, यानी ब्रेन अगर उभरा हुआ है तो ये भी उभरा हुआ होगा। ऐसे मान लो ये ब्रेन है और ये आवरण है पायोमेटर के रूप में, तो ब्रेन के ऊपर उभरे हुए हैं, तो ये अगर उभरा हुआ है तो ये भी उभरा हुआ होगा, और अगर ये हिस्सा दबा हुआ है तो ये हिस्सा भी दबा हुआ होगा। तो इस प्रकार से ये पायोमेटर के रूप होंगे। और ये जो पायोमेटर और एरिकनॉइड होता है, इसके बीच के जो क्षेत्र है उसे सब एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं। यानी एरिकनॉइड और पायोमेटर के मध्य जो स्पेस होता है उसे सब एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं। याद रखिए, एरिकनॉइड और पायोमेटर के बीच के स्पेस सब एरिकनॉइड स्पेस। और इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा हुआ है इस पूरे में, और ये द्रव्य सबसे अधिक कार्यात्मक द्रव्य है, जिसे CSF कहते हैं। यानी इस सब एरिकनॉइड स्पेस में, यानी एरिकनॉइड और पायोमेटर के मध्य में जो जगह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में, और ये जो द्रव्य होता है इस द्रव्य का नाम है CSF। इसका पूरा नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हिंदी में प्रमस्तिष्क द्रव्य। ये द्रव्य सिर्फ यहीं पर नहीं है, या ये आवरण तीन सिर्फ यही नहीं है, ब्रेन के अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी इसी प्रकार के तीनों सुरक्षात्मक आवरण स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। और ये द्रव्य और ये सरस द्रव्य दोनों ही उसमें भी ऐसा ही कार्य करेगा जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। ये द्रव्य इस रास्ते, ब्रेन के रास्ते यहाँ पर एंटर करता है, और फिर यहाँ से इस क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र से ये विलाई में जाता है, विलाई से होता हुआ ये द्रव्य इस क्रेनियल वेनस साइनस में जाता है, क्रेनियल वेनस साइनस से होता हुआ रक्त नलिकाओं में चला जाता है। यानी जो भी रक्त नलिका होता है वहाँ तक जा सकता है। यानी ये जो यहाँ पर आप CSF नामक द्रव्य देख रहे हो, ये द्रव्य आपके ब्रेन के अंदर में सुरक्षात्मक कड़ी के रूप में बहुत सारे कार्यों को करेंगे, और करने के दौरान इसका इस क्षेत्रों में विसरण भी होगा, इस क्षेत्र में एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक आवागमन भी होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ CSF जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, इस द्रव्य के क्या कार्य हैं, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये समझें। CSF जो है, पूरा नाम तो लिख चुका हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो होते हैं ये है एक एल्कलाइन द्रव्य है, एल्कलाइन द्रव्य है। ये लिम्फ यानी लसिका जैसा होता है, लिम्फ के समान, लसिका के समान द्रव्य है। इस द्रव्य में प्रोटीन एवं कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एवं कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड प्लाज्मा से कम होगा, ब्लड प्लाज्मा से कम होगा। ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखिए। यानी हमारे ब्लड प्लाज्मा में जितने मात्रा में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होंगे उससे कम प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल इस प्रमस्तिष्क द्रव्य में होगा। लेकिन क्लोरीन आयन जो होते हैं ये प्लाज्मा से अधिक होगा, यानी प्लाज्मा की तुलना में क्लोरीन आयन CSF में अधिक होगा। तो क्लोरीन आयन प्लाज्मा से अधिक, प्लाज्मा में जितना भी क्लोरीन आयन है उससे अधिक क्लोरीन आयन इस CSF में होगा। अगली बात है, इसमें एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, इतने सारे प्रकार के रसायन इसमें होते हैं। और ये जो CSF नामक द्रव्य है, ये द्रव्य हमारे ब्रेन में, यानी हमारे ब्रेन के क्षेत्र में, अगर हम ब्रेन के क्षेत्र की बात करता हूँ तो हमारे ब्रेन के क्षेत्र में 24 घंटे के दौरान हमारा जो ब्रेन का वेंट्रिकल्स होते हैं, आपको बताऊंगा वेंट्रिकल्स क्या है, बट अभी आप देखिए कि ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, उसमें 24 घंटे के दौरान 500 मिलीलीटर
बनता है। और इसको बनाने में एक संरचना होता है जिसे कोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं। कोरॉइड प्लेक्सस, ये भी क्या है आगे बताऊंगा। तो कोरॉइड प्लेक्सस नाम की एक संरचना CSF नामक द्रव्य को बनाता है। CSF नामक जो द्रव्य है उसे बनाता है। और CSF नामक द्रव्य को बनाने के पश्चात ये 24 घंटे में 500 मिलीलीटर तक बनता है। लेकिन एक बार में, इस बात को ध्यान से देखिए, लेकिन एक बार में अगर मैं बात करता हूं कि ये जो क्षेत्र है जिसे हमने सब एरिकनॉइड स्पेस कहा है, यहाँ पर CSF द्रव्य है, तो एक बार में इस क्षेत्र में कितना CSF द्रव्य रह सकता है? तो सब एरिकनॉइड स्पेस में एक बार में 150 मिलीलीटर CSF द्रव्य रहता है। एक बार में 150 मिलीलीटर CSF द्रव्य इसके अंदर रहेगा, यानी इसके अंदर 150 मिलीलीटर CSF द्रव्य रह सकता है। फिर ये द्रव्य यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर ये बाहर निकलने के बाद रक्त नलिकाओं में चला गया, बॉडी में जाके घुल गया। जो जितनी मात्रा बाहर गया उतनी मात्रा फिर से कोलॉइड प्लेक्सस से यहाँ पहुँच जाएगा और फिर ये अपने आप को हमेशा मेंटेन रखेगा। और इस प्रकार से CSF नामक द्रव्य जो होता है वो इस क्षेत्र में 150 मिलीलीटर के आसपास रहेगा। तो आपने देखा कि CSF एक अल्कलाइन द्रव्य है जो लसिका के समान होता है। प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड प्लाज्मा से कम होगा, क्लोरीन आयन प्लाज्मा से अधिक होगा। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा इसमें घुले होते हैं। और ये जो द्रव्य है कोरॉइड प्लेक्सस नामक एक क्षेत्र होता है जिसे ब्रेन का वेंट्रिकल्स वगैरह शामिल है, ब्लड के कैपिलरी शामिल है, उन सब के मिलने से बने होते हैं। और ये एक बार में इस क्षेत्र में 150 मिलीलीटर ही रहेगा, लेकिन एक बार में ये एक दिन में 24 घंटे के दौरान ये 500 मिलीलीटर बनता है। यानी हमारे ब्रेन के इस हिस्से में अगर अभी पूछा जाए CSF कितना है तो CSF 150 मिलीलीटर है, लेकिन एक दिन में 24 घंटे के दौरान ये कार्य करता रहता है, इसका उपयोगिता होता रहता है, यह खत्म होता रहता है। पूछा जाए कितना बन सकता है तो ये 500 मिलीलीटर तक बन सकता है और बनता है। और इसी प्रकार से ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि सर CSF द्रव्य के क्या कार्य हैं, अब मैं आपको CSF के कार्य की बात करता हूं। अब बच्चों देखो, CSF प्रमस्तिष्क द्रव्य सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के क्या कार्य है? तो पहला कार्य, ये ब्रेन को बाहरी आघातों से बचाएगा, बाहरी आघातों से बचाता है। अब आपके बाहरी आघातों से बचाने वाले दो हो गए, कौन? एक हो गया सरस द्रव्य और एक हो गया CSF द्रव्य। दोनों ही, वो भी बाहरी आघातों से ब्रेन को बचा रहा था और ये भी बाहरी आघातों से ब्रेन को बचाएगा। लेकिन मुख्य रूप से बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करेगा कौन? तो सरस द्रव्य करेगा। सरस द्रव्य का ये मुख्य कार्य है कि बाहरी आघातों से बचाना। उसके बाद अगर वो आघात इतना ज्यादा है कि ब्रेन के इस हिस्से में अटका नहीं, वो पार हो गया, तो ये सपोर्ट करेगा। यानी CSF सेकेंडरी रूप से कार्य करता है आघातों से बचाने में, प्राइमरी रूप से कार्य करता है सरस द्रव्य। दूसरा कार्य, यह जो द्रव्य है यह पैथोजेंस को किल करता है। अगर ब्रेन में कोई पैथोजेंस एंटर कर गया, पैथोजन को नष्ट करता है। याद रखना, किसी भी प्रकार का हार्मफुल रसायन पैथोजन के रूप में हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हमारा ब्रेन इतना सुरक्षात्मक घेरे में है कि इस पैथोजन का हिम्मत नहीं है कि ये हमारे ब्रेन में किसी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न कर सके। ऐसे तो ब्रेन के इस क्षेत्र तक बैक्टीरिया, वायरस पहुंच ही नहीं सकता। अगर पहुंच गया तो उसे मिनटों में, क्या सेकंडों में नष्ट करने का कार्य कर सकता है हमारा CSF नामक द्रव्य। तीसरा, हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स पहुंचते हैं या ब्रेन के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स को मस्तिष्क में प्रवाहित करता है, मस्तिष्क में
प्रवाहित करता है। यानी हमारे ब्रेन में जो हार्मोन जा रहे हैं, जैसे अभी आपको डर लगा और आपके किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से हार्मोन स्रावित हुए और आपके वो ब्रेन तक पहुंच गए और आपको कुछ ही पलों में उस डर से सामना करने का बल प्राप्त हुआ, इसलिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और वो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इंटीमेट करके बढ़ा देगा। तो समझ लो कि हार्मोन को मस्तिष्क में प्रवाहित कराने में सपोर्ट करेगा। कई प्रकार के हार्मोन हो सकते हैं, या जैसे हमारे ब्रेन के क्षेत्र में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन को संचरण कराएगा, या हाइपोथैलेमस है वो भी हार्मोन स्रावित करते हैं, पीनियल ग्लैंड है वो भी हार्मोन स्रावित करते हैं। तो जो भी हार्मोन स्रावित होगा उन सभी हार्मोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, ब्रेन के हिस्से में पहुंचाने में, ब्रेन के हिस्से में सक्रियता प्रदान करने में कार्य करेगा, वो करेगा CSF। चौथा, ऐसे तो ब्रेन में कोई उत्सर्जित पदार्थ पहुंच नहीं सकता, लेकिन बाय द वे कोई नाइट्रोजन पदार्थ बन गया तो तुरंत उसे हटा देगा। यानी किसी भी प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कोई भी हानिकारक प्रोडक्ट कुछ भी बना हो, उसे ब्रेन से बाहर निकाल देता है, ब्रेन से बाहर निकाल देता है। याद रखना, CSF के कारण हम डिप्रेशन से बच जाते हैं। कभी तनाव हुआ तो हमारे ब्रेन में कोई प्रकार के एंजाइम एक्टिवेट होने लगे बहुत लंबे समय तनाव के बाद, या किसी प्रकार के केमिकल इम्बैलेंस हो गया, उन सबको बैलेंस करने का काम, और जो हानिकारक पदार्थ है, नाइट्रोजनस पदार्थ है, उन सबको ब्रेन के हिस्से से तुरंत ही बाहर निकालने का कार्य करेगा और ब्रेन को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने देगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट, यह ब्रेन में बॉयंसी यानी एक विशेष प्रकार का स्नायु प्रबलता, बॉयंसी उत्पन्न करता है। और इसके कारण सपोज करो कि हमारा ब्रेन 1400 ग्राम का है। अगर हमारा ब्रेन 1400 ग्राम का है या फीमेल में 1200 ग्राम का है, तो भी इस बॉयंसी के कारण, इस फोर्स ऑफ बॉयंसी के कारण हमें मस्तिष्क का वजन मात्र 0.18 ग्राम, या यूँ कह लो 180 ग्राम एहसास होगा। यानी ये अगर हमारे ब्रेन के हिस्से में मान लो क्रेनियम है, बाल हैं और भी बहुत सारे संरचनात्मक कड़ी हैं, इन सबको देखा जाए तो गर्दन के सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है वो इन सबको थामा हुआ है। अब अगर ये 1400 ग्राम का ब्रेन है और फिर इसके क्रेनियम का अलग वजन होगा, फिर इसमें इन तीनों संरचना का अलग वजन होगा, इन द्रव्यों का अलग वजन होगा, अब इतने सारी चीज इसमें ब्रेन में है, और अगर गर्दन वाले हिस्से उसको हमेशा थामे हुए है और आपको ऐसा लगता हो कि गर्दन के ऊपर आपको हमेशा बहुत भारी कोई चीज लेकर आप चल रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के इस जो सब एरिकनॉइड स्पेस में CSF द्रव्य है, ये जो बॉयंसी क्रिएट करता है, इसके कारण हमें इसका वजन मात्र 0.18 ग्राम 0.18 kg या 180 ग्राम का एहसास होगा। यानी एहसास बहुत ही कम होगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने गर्दन के ऊपरी हिस्से में इतने भारी भरकम ब्रेन और दूसरे प्रकार के कंकाली संरचना को ढोते हुए चल रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे एक नाव पानी में जाने के पश्चात एक विशेष बॉयंसी बल क्रिएट करता है, जिसके कारण वो डूबता नहीं है, लेकिन एक कील उसको आप लोहे का आपने पानी में फेंक दिया, वो डूब गया क्योंकि उसमें बॉयंसी क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये बॉयंसी क्रिएट करके ब्रेन के वजन को बहुत कम कर देता है और ब्रेन जो होता है हमारे सामान्य अवस्था में बने रहते हैं। लेकिन किसी किसी में ये द्रव्य और इसके संतुलन नष्ट होने पर कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना है। स्टीव जॉब्स जो हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सीढ़ियों से गिरने के बाद उनके ब्रेन में एक विशेष प्रकार का मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया
और ब्रेन और दूसरे प्रकार के जो अंग होते हैं उनके कार्य उनके ऐच्छिक रूप में नहीं रह पाए और वो व्हील चेयर में बैठे रहते थे। उनका गर्दन एक तरफ ऐसे झुका हुआ रहता था क्योंकि वो अपने गर्दन के द्वारा अपने मस्तिष्क के इस भार को संभाल नहीं पाते थे और कुछ वर्षों के बाद बोलना वगैरह भी उनका बंद हो गया। तो ये जो द्रव्य होता है ये बहुत ही कार्य का होता है, जिसके कारण हम फिट फाइन सही अवस्था में बोलने चलने और दौड़ने समय, चलते समय, हर समय हमारे ब्रेन को एक संतुलन की अवस्था प्रदान करता है। और ये CSF के द्रव्य के कारण इतने आसानी से, इतने सुरक्षात्मक रूप से ब्रेन अपने कार्यों को संपादित करता है। अब बच्चों, अगर इस द्रव्य का ब्रेन में सही तरह से प्रवाह न हो, किसी कारण से कोई रुकावट उत्पन्न हो जाए, तो इसे हाइड्रोसिफिलस नामक रोग कहते हैं। हाइड्रोसिफिलस नामक रोग कहते हैं। हाइड्रोसिफिलस एक रोग है, यानी अगर CSF असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस फॉर्म में हो जाए, इम्बैलेंस फॉर्म में हो जाए, तो हमारे ब्रेन के अंदर में जो अब पाथ होती है वेंट्रिकल्स में, उस पाथ में रुकावट होगा। रुकावट हो गया, CSF का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, तो ब्रेन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और फिर ब्रेन किसी एक तरफ झुक जाएगा या ब्रेन भारी हो जाएगा, ब्रेन का आकार बड़ा हो जाएगा। हो सकता है इसके कारण ब्रेन का जो आकार है, क्योंकि वो ब्रेन के आकार को मेंटेन नहीं कर पाएगा और ब्रेन का आकार काफ़ी बड़ा, ये बड़ा होना मतलब जितनी सामान्य होती है उससे कहीं ज़्यादा फैल जाना, तो इसे हाइड्रोसिफिलस नामक रोग कहते हैं। इस रोग से भी हमें बचाता है CSF। तो ये था CSF के बारे में। तो आपने देखा कि किस किस प्रकार के आवरण ब्रेन को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। डुरामेटर, एरिकनॉइड, पायोमेटर क्या है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें कौन से द्रव्य रहते हैं और इन द्रव्यों का क्या क्या कार्य है। विशेष रूप से CSF के कार्यों को अच्छे से याद करना, और इनमें जो भी द्रव्यात्मक कार्य होते हैं वो केमिकल बैलेंस के रूप में होते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में पानी, सही मात्रा में भोजन और थोड़ी बहुत हमें हल्का एक्सरसाइज करने पे हमारा ब्रेन CSF द्रव्य का बनना और तमाम कार्य संतुलित